अगर इस संसार में कोई मनुष्य जन्म लेता है तो उसकी सबसे पहले स्टार्ट होती है भूख को मिटाना। जब धीरे धीरे उसकी भूख और प्यास मिटने लगती है तब वो आगे के बारे में सोचना स्टार्ट करता है। तो सिंपल सा बात है, इस मोटिवेशनल थ्योरी में मास्लो एक चीज क्लियर करने का क्या प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे को तब तक कोई बड़े काम के लिए हम मोटिवेट नहीं कर सकते हैं जब तक उसकी बेसिक नीड्स पूरा नहीं हो रहा। उसकी बेसिक नीड्स क्या है? स्टार्टिंग में खेलना, स्टार्टिंग में वो बेसिक नॉलेज देना। अचानक से आप उसको आइंस्टाइन जैसा नॉलेज नहीं दे सकते हैं, ठीक है। मोटिवेशन देने के कुछ तरीके बताए गए हैं, उसको आप अपना कर सिखा सकते हैं, लेकिन वो कुछ हद तक बच्चा डर से सीखेगा, कुछ हद तक बच्चा नहीं सीखेगा, ठीक है। तो इसी सिद्धांत पर ये बना हुआ है, जिसमें हम एक पिरामिड दिखाया था आप लोगों को। सबसे पहले इनकी बायोग्राफी एग्जाम में आप लोगों से पहले पूछेगा कि मास्लोस थ्योरी का विस्तार पूर्वक वर्णन करें, और या तो उसमें सवाल ऐड ऑन करेगा अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय मोटिवेशन, और उसमें ऐड ऑन कर देगा कि डिस्क्राइब मास्लोस थ्योरी, ठीक है। कभी कभी मास्लोस थ्योरी डायरेक्ट ना पूछकर अभिप्रेरणा सिद्धांत पूछता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, क्योंकि अभिप्रेरणा से संबंधित सिद्धांत बहुत बनाए गए, बहुत है भी पढ़ने के लिए, लेकिन सबसे पहले कोई सिद्धांत बनाया था तो वो था अब्राहम मास्लो, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं कि जो जितने भी अमेरिकन मनोवैज्ञानिक के ज्यादातर मनुष्य के व्यवहार और दिमाग पर अध्ययन करते हैं। ये एक एकलौता मनोविज्ञान है जो प्रेरणा पर अध्ययन किया गया है इनके द्वारा। अच्छा, मतलब बच्चे को कुछ सिखाया जाए तो उसके लिए मोटिवेट कैसे हो ये आप लोगों को बताया गया। एक चीज आप लोगों को हमेशा याद रखना है, जब भी आप किसी भी मनोवैज्ञानिक का बायोग्राफी लिख रहे हैं तो उनका हमेशा बोल्ड लेटर में नाम लिखा जाता है। आप लोग अपने नोट्स कॉपी में गलती की है, जिस तरह मेरा अभी पीपीटी में लिख रहा है अब्राहम मास्लो पूरा बड़ा बड़ा लेटर में लिखा हुआ है, ये भी एग्जाम में ऐसे ही लिखेंगे, छोटा बड़ा लेटर यूज नहीं करेंगे, ठीक है। उसके जस्ट नीचे हम लोग पहले क्या करते थे, पहले के ट्रेंड में क्या होता था, आज से 2-3 साल पहले जब हम लोग बच्चों को पढ़ाते थे, लेक्चर देते थे, तो हम लोग सिर्फ ये ईयर लिखते थे। तो समय के साथ थोड़ा दिमाग आया कि नहीं, ईयर के साथ कुछ ऐड ऑन करना चाहिए, ठीक है। तो सिर्फ अब क्या ऐड ऑन होने लगा कि हम इनका पूरा डेट ऑफ बर्थ लिखते थे, है ना, लेकिन हम लोग को सिस्टम नहीं पता था कि पूरा डेट ऑफ बर्थ लिखा कैसे जाता है। तब हम लोगों को कोई बताया कि कभी भी जब आप किसी भी मतलब शिक्षाविद हो, मनोवैज्ञानिक हो, समाजशास्त्री हो, तो उनका जब डेट ऑफ ईयर लिखा जाता तो तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। जैसे इंग्लिश में जब लिख रहे हैं तो 9 दिसंबर हो सकता है, ठीक है। और बहुत लोग क्या करते हैं, DEC लिखते हैं, उसको आप पूरा लिख सकते हैं, क्योंकि हम हमेशा बोले कि प्रेजेंट करने का तरीका आपके पास होना चाहिए। जितना अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेंगे उतना अच्छा आपको क्या लगेगा, नंबर भी मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग पहले सिर्फ क्या करते हैं, 9/12/1908 ऐसे जस्ट एग्जांपल लिख देते हैं, 9/12/1908। फिर समय के साथ कुछ दिमाग, क्योंकि हम लोग बहुत इस पर खोजबीन रिसर्च की नंबर बच्चा को कैसे मिले, बहुत दिमाग लगाया है। तब हम लोग को समझ में आएगी कि 2-3 साल से लॉकडाउन के बाद से हम लोग को कॉपी चेक करने के लिए नहीं मिल रहा है। उससे पहले तो पेड की कॉपी हम ही लोग चेक करते थे। तो हम लोग को कुछ चीज अपडेशन होने लगा कि हाँ, इसमें ऐसे लिखने से बच्चा को नंबर मिल सकता है। तब हम लोग उसमें एक पर्टिकुलर डेट निकाले कि हाँ चलो अब ऐसे लिखेंगे तो ठीक होगा। बाद में हम लोगों को ये समझ में आया कि जितने भी बड़े लोग होते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अपना बहुमूल्य योगदान दिए हैं, उनके डेट ऑफ बर्थ के लिखने के तरीके क्या है, 9 दिसंबर पूरा 1908, ठीक है। अब उसमें भी एक चीज ऐड ऑन करनी है, ईयर 1908। अभी जहां पे तुम लोग नोट्स लिखो सुधारते जाओ, कभी तो तुम लोग से हुआ है, सबसे छोटा लेटर में नाम लिख रहे हो अब्राहम मास्लो, और फिर उसको बड़ा लेटर में पहले सुधारो। यहाँ पे डेट लिख रहे हो उसको भी सुधारो। हिंदी वाले पूरा दिसंबर लिखोगे,
1 अप्रैल 1908 को इनका जन्म हुआ है। फर्स्ट होगा 1 ST 1 अप्रैल 1908, ईयर 1908 लिखेंगे। और 8 जून 1972 को इनका डेथ हुआ है। देख लो नोट में हम लिखाया नहीं है, अगर नहीं लिखे तो लिख लो। कितना है जी बता दो। इसको कभी कभी इंग्लिश में हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। सीटीपी में जब सवाल आता है तो ये पूछा जाता है हायरार्की। सबसे पहला नंबर का पॉइंट जो है बोलता क्या है अब्राहम मास्लो कि एक इंसान को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है ये बताओ जरा। आत्मसिद्धि का मतलब जब कोई इंसान इस धरती पे आता है और अपने धीरे धीरे हर वो लेवल को पार करने लगता है तो उसकी लास्ट में एक ख्वाहिश रहती है कि हम इस संसार में जब जाए तो बड़ा इज्जत से रुखसत किया जाए। समझ रहे हो आपको? तो उस लेवल पे पहुंचने के लिए इंसान को कुछ काम करने होंगे, ठीक है। अब उस लेवल पे पहुंचने पे लिखा हुआ भी है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में पर्सन मोटिवेट्स टू रीच हिज और फुल पोटेंशियल एज शोन इन मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स। ए पर्सन बेसिक नीड मस्ट बी मेट बिफोर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मतलब आत्मसिद्धि तब तक मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकता है जब तक वो ये स्टेप को पार नहीं करता। सबसे पहले तो मनुष्य की अपनी बेसिक नीड्स है, ठीक है, मूलभूत आवश्यकताएं जिसको हम लोग साइकोलॉजिकल टर्म में साइकोलॉजिकल नीड्स के नाम से जानते हैं। साइकोलॉजिकल नीड्स क्या है? जो हमारे शरीर को क्या होता है फुलफिल करता हो। भोजन, वस्त्र, कपड़ा, सेक्स, खाना, हवा, पानी, ये सारे चीज क्या है सेक्सुअल साइकोलॉजिकल नीड्स है। सेक्स किसके अंदर आता है? लिखा हुआ भी है सेक्स, स्लीप, ठीक है ना। जब तक ये बेसिक नीड पूरा नहीं होगा तब तक आप सेफ्टी अपने आप को, किस चीज की सेफ्टी होती है? सिर्फ पैसा कौड़ी कमाने की सेफ्टी नहीं होती। जब तक आप अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो आगे आप अपना क्या कुछ संपत्ति अर्जित कर पाएंगे? अब सिर्फ संपत्ति धन से अर्जित नहीं किया जाता, इज्जत भी संपत्ति होती है। समाज में अपना पहचान बनाना भी क्या होता है? संपत्ति होता है। स्वस्थ रूप से जीवन व्यतीत करना भी क्या होता है? संपत्ति होता है, ठीक है। तो ये तब तक नहीं हो सकता है जब तक आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी नहीं होती। पहला नंबर का पॉइंट ही बताया गया है कि इंसान को सबसे पहले उसके बेसिक नीड्स को प्राप्त करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। अब रोटी कपड़ा मकान पाने के लिए आपको मेहनत करना होगा, काम करना होगा, स्ट्रगल करना होगा। डार्विन का एक सिद्धांत आया था, बहुत पॉपुलर सिद्धांत है कि इस धरती पे वही जीवित रह सकता है जो पता है लड़ने की क्षमता हो, जिसमें ताकत हो, ठीक है। ये डार्विन का एक सिद्धांत है। जो लड़ा वो स्ट्रगल किया, वो जीवित रहा। जो स्ट्रगल नहीं किया, जो लड़ा नहीं, वो क्या हुआ? उसका जीवन समाप्त हो जाता है। सेम है कि हम कितना भी ये अगर शिक्षा के क्षेत्र में इंप्लीमेंटेशन देखोगे तो सबसे पहले कोई बच्चा पहला क्लास में एडमिशन लेता है तो उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स को समझना चाहिए कि बच्चा क्या चाहता है। सीधा उसको थ्योरेटिकल नॉलेज या बुकिश नॉलेज पर आकर नहीं बताना चाहिए कि हाँ आपको ये चीज पढ़ना है। सबसे पहले उसकी बेसिक नीड्स क्या होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा नंबर का स्टेप में बताया गया सेफ्टी, सिक्योरिटी ऑफ बॉडी, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्स, फैमिली, हेल्थ, प्रॉपर्टी, ये सारे चीज आते हैं। उसके अलावा बहुत सारा चीज है, आत्मसम्मान है, समाज में अपनी पहचान है, ये सब सारे चीज आते हैं। जब इंसान पता है ये सेफ्टी महसूस करने लगता है तो उसको चाहता है कि हम अपना समाज में लोगों के साथ इंटरेक्शन बनाए, संबंध बनाए, फ्रेंडशिप बनाए, फैमिली वाले के साथ उठे बैठे,
अब एक छोटा सा लाइव एग्जांपल, एक भिखारी क्या अपना परिवार के साथ कभी रह सकता है? क्योंकि इसकी बेसिक नीड्स ही पूरा नहीं होती, बेसिक नीड्स उसका फुलफिल नहीं हो रहा है, तो ऑलरेडी वो असुरक्षित है। अगर आज की डेट में अगर बोला जाए तो एक भिखारी जो है वो कल सुबह अगर सुबह में उठता होगा तो उसको सबसे पहले चिंता होती है कि भोजन कहाँ से मिलेगा। वो आप मतलब अपनी सुरक्षा तो छोड़ो, अगर सुरक्षा की दृष्टिकोण से अगर वो देखता तो कभी भी सड़क पर वो नहीं रहता और सड़क पर कभी सोता नहीं, है ना। तो सबसे पहले बेसिक नीड्स पूरा होने के बाद इंसान सेफ्टी महसूस करता है। सेफ्टी महसूस करने के बाद वो चाहता है कि हम समाज में रहे, और रीजन है कि मनुष्य नेचुरल टेंडेंसी से क्या होता है, सोशल होता है, उसको समाज में ही रहना, अलग कभी नहीं रह सकता। इसका एक साइकोलॉजिकल टर्म यूज किया गया था, साइकोलॉजी में रिसर्च हुआ कि अगर दो कपल में एक कपल का डेथ होता तो ज्यादा दिन दूसरा कपल जिंदा नहीं होता, बहुत जल्दी उसकी मृत्यु होती है, ज्यादा टाइम नहीं रहता। मतलब अगर दो कपल है, ये पशु और इंसान दोनों में लागू होता है कि अगर दो कपल है उसमें से अगर किसी भी का एक का डेथ हुआ है तो ज्यादा दिन वो नहीं टिकेंगे, साल भर 2 साल भर। आप अपने परिवार में भी देखिए अगर ऐसा कुछ है। रीजन क्या है ना कि सिंपल सा बात है कि जो प्यार और जो सपोर्ट जिससे मिलता है वो नहीं, तो इंसान के दिमाग में हमेशा अंदर अंदर चलते रहता है। आप अपने परिवार में देखिए कि ऐसा कोई कपल है जो पहले मतलब किसी का डेथ हुआ तुरंत उसके 1-1.5 साल बाद उसका भी डेथ हो गया, स्वाभाविक है, होता है, एकदम नेचुरल है, ये साइकोलॉजिकली प्रूफ किया हुआ है। 5वां में है स्टीम। स्टीम का मतलब क्या होता है कि वो चाहता है कि हमको दूसरा कोई सम्मान करे। अब सम्मान चोर को तो नहीं किया जा सकता है, कोई गिरा हुआ आदमी को आप नहीं सम्मान दे सकते, सम्मान उन्हीं को दे सकते हैं जो सहयोग की भावना रखते हो, जो समाज के प्रति पॉजिटिव सोच रखते हो, जो सभी लोगों को अपने साथ लेकर चलते हो, आप उसी को ना बोलेंगे और उसी को तो सम्मान देंगे। और तीसरा होता है जब इंसान सम्मान प्राप्त करता है तो आत्म सिद्धि, मतलब उस स्टेज पर होता है जिस समय उसको इस दुनिया को छोड़कर जाना होता है। तो आप देखे होंगे बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो हमेशा ये मतलब आशा करते हैं कि जब भी हम मरे तो हमको इज्जत से रुखसत किया जाए, समझ रहे बात? तो ये स्टेप है। शिक्षा के क्षेत्र में इसका बहुत बड़ा रोल है, आपको बता दे रहे हैं। एक बच्चा अपना सेल्फ रियलाइजेशन तब करता है जब वो पता अपने अंतिम पावदान में रहता है, मतलब अपने अंतिम वार्षिक परीक्षा में रहता है। वो चाहता है कि हमको फर्स्ट डिवीजन का मार्क्स आए, हमको इज्जत मिले परिवार से, स्कूल से, टीचर से कि बेटा तुम किए हो फर्स्ट डिवीजन। अब तक उसको सेल्फ रियलाइजेशन नहीं मिलेगा जब तक वो स्टेप पार नहीं करेगा। किस चीज की सुरक्षा करता है? जो कुछ भी सिखाया गया वो अपने मस्तिष्क को सुरक्षित रखता है, नोट्स बनाता है, नोट्स को सुरक्षित रखता है, ठीक है। तो ये स्टेप कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में अप्लाई होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे को हम लोग क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। एक बार हम लोग पीपीटी में एक चीज देख ले कि साइकोलॉजिकल नीड्स में क्या क्या आता है। सबसे पहले इंसान के लिए हवा आता है, हवा के बिना पॉसिबल नहीं है। फिर आता है पानी के बिना आप रख सकते हैं, 1-2 दिन फास्टिंग रखते हैं, बिना पानी का रह लेते हैं, रहते हैं ना। तो पानी इसलिए थर्ड ऑप्शन में रखा गया कि पानी के बिना इंसान 2-3 दिन तो आराम से जीवित रह सकता है, हवा के बिना बिल्कुल नहीं रह सकता। हवा, खाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा सोना, रात में सोना कितना आवश्यक है। 2 दिन आपको खाली जगा दिया जाए तो पागल हो जाइएगा, 2 दिन अगर जग जाए तो पागल हो जाएगा इंसान, कितना जरूरी चीज है। और लास्ट में कपड़ा आता है। इस पर एक लॉजिक है और ये मैक्स वेबर के द्वारा एक लॉजिक दिया गया है कि प्राचीन समय में मनुष्यों को कपड़ा भी उतनी आवश्यकता नहीं होती थी, उनको नंगा रहना ज्यादा पसंद होता था। उनको नहीं समझ में आता था कि नंगा रहना है कि आधा ढकना है। आधा ढकने का जो प्रचलन है वो कुछ दिन के बाद स्टार्ट हुआ, जब स्त्री और पुरुष के बीच में इंट्रैक्शन होने लग गया और वो सिर्फ अपने आधे शरीर को ढकते थे, पूरे शरीर को कभी नहीं ढकते थे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे समय का परिवर्तन होने लगा। जैसे जैसे समय आगे बढ़ते लगा कपड़ा का भी वैसे वैसे डिमांड आने लगी, ठीक है ना। सेक्स जनरेशन को बढ़ाने के लिए इंसान की ये नेचुरल टेंडेंसी है। अभी भी हम थोड़ा देर पहले बात बताया कि एक लड़का और एक मेल हो या फीमेल, दोनों को पता है कभी भी अलग नहीं रखा जा सकता है, ठीक है। आप साइकोलॉजिकली छोड़ दीजिए, अगर आप रिलीजियस तरीके से अगर सोचेंगे और अगर बताएंगे तो समझ में आता है कि मतलब ऊपर से ही लड़का और लड़की का फिक्स रहता है, जिसको जिसके साथ जिंदगी बिताना है। लेकिन साइकोलॉजिकली भी ये प्रूफ किया हुआ है,
साइकोलॉजिकली ये प्रूफ क्या किया हुआ है कि हमेशा याद रखिएगा कि जिस दिन जिसको जिसके साथ जाना है, ठीक है ना, वो साइकोलॉजिकल टर्म में ही हो जाता है। आपको बता देते हैं इसके पीछे बहुत बियॉन्ड रीजन है। सबसे पहले एक चीज बता देते हैं, लड़का और लड़की का कभी भी अल्फाबेटिक लेटर अगर सेम हुआ बाई द वे, आगे चल के बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता है। अल्फाबेटिक लेटर कभी भी सेम नहीं होना चाहिए, नहीं समझे? आजकल ट्रेंड चल रहा है नाम मिला, सेम प्रोफेशन में कभी शादी ब्याह नहीं करना चाहिए, बहुत दिक्कत होगा। तो ये जो सेक्स वाली वर्ड है वो सिर्फ पता है छोटा सा वर्ड है, इसका बहुत बड़ा मीनिंग निकलता है इंसान के लिए, ठीक है ना, बहुत बड़ा मीनिंग निकलता है। ये सारे बेसिक नीड्स हैं। हम एग्जाम में जब आप लिखेंगे तो सबको आप थोड़ा थोड़ा डील करेंगे, हवा को, खाना को, पानी को, अपने वर्ड से क्या जरूरत है, ठीक है। जब इंसान इस स्टेप को प्राप्त कर लेता है, और इसको प्राप्त करने के लिए इंसान को बहुत स्ट्रगल करता है। इंसान सबसे पहले आता है, हवा तो उसको बहुत आसानी से मिल जाता है, लेकिन भोजन, कपड़ा और ये लास्ट वाला सेक्स, इसको प्राप्त करने के लिए इंसान को क्या करना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत ज्यादा। इसीलिए सबसे पहले बेसिक नीड का होना बहुत जरूरी है। उसका दूसरा स्टेप में बताया गया है सेफ्टी नीड्स, स्टेबिलिटी किस चीज की, समाज में रहने की, घर में रहने की, परिवार में रहने की। आप बेसिक नीड्स सिर्फ पूरा कर रहे हैं और आपका समाज में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, परिवार में स्टेबिलिटी नहीं है, आपको गाली गलौज घर वाला देते तुम बिना काम के हो, स्टेबिलिटी मतलब नहीं हुआ ना। दूसरा नंबर प्रोटेक्शन, किस चीज की प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, संपत्ति का, घर का, आपके पैसा कौड़ी का, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी ऑफ बॉडी, स्वास्थ्य संबंधी सिक्योरिटी, हेल्थ, दर्द और रूटीन ऑर्डर। रूटीन ऑर्डर होता है मतलब जो आप पर डे अपने रूटीन में क्या करते हैं, करते हैं, प्रत्येक दिन जो करते हैं। पहले भी बताया मनुष्य को हमेशा समूह में रहना आदत रहा हुआ है, क्योंकि जब इस संसार में मनुष्य सभ्यता की शुरुआत में तो सिर्फ एक मेल या एक फीमेल नहीं आया था, एक समूह आया था, पूरा ग्रुप आया था। अगर ग्रुप नहीं आता तो जनरेशन कैसे बढ़ता? ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ लड़कों को भेजा गया और लड़कियों को भेजा नहीं गया है। जब भी इस सभ्यता का शुरुआत हुआ होगा तो मेल फीमेल दोनों आए होंगे, है? और मेल फीमेल आने की वजह से ही ये संसार में मनुष्य सभ्यता आगे बढ़ा है, अनेक प्रकार के मनुष्य आए हैं, है ना। तो सबसे पहले मनुष्य को समूह में रहने की आदत होती है। समूह मतलब होता है उसका दोस्त यार, समाज, परिवार के लोग, ठीक है। इसमें देख लीजिए परिवार है ना, फैक्शन है, इंक्लूजन है। इंक्लूजन मतलब क्या होता है, इंग्लिश वाले क्या होता है? अरे इंग्लिश वाले को पूछ रहे हैं यार, इंग्लिश में लिख तो इसका मीनिंग नहीं निकाल पा रहे हैं वो। क्या क्या होता है? हाँ, सबको साथ में लेकर चलना, ठीक है। जब इंसान पता है इस तीसरे पायदान में रहता है तो उसको सबसे पहले लव और अफेक्शन की जरूरत होती है, और लव अफेक्शन तभी पूरा हो सकता है। एक चीज पता है, साइकोलॉजिकली बता दे रहे, कोई भी रिलेशन हो, रिलेशन के पीछे आर्थिक स्थिति का होना बहुत मैटर करता है। मानते हैं कि नहीं मानते? मानते हैं। बड़े बुजुर्ग से कभी पूछेंगे ना तो कोई आपको बोले, कोई नहीं बोलेगा ना कि लव मैरिज सक्सेस होता है। इसके पीछे रीजन होता है। लव मैरिज कौन से स्थिति पे होता है? जब आपका कैरियर बनाने का समय होता है, इंसान उस समय गलत स्टेप लेता है। जिस समय इकोनॉमिकल कंडीशन को स्ट्रेंथ बनाने की जरूरत होती है, उस समय क्या होता है, वो गलत स्टेप लेता है। आप क्या उम्मीद करते हैं कि हमारा रिलेशन बहुत अच्छा चलेगा? इसीलिए बोला गया है कि समूह को बनाने के लिए, समूह को रखने के लिए आर्थिक तौर पर मजबूत होना क्या है, बहुत जरूरी है। मतलब उसका सेकंड नंबर का जो स्टेप बताया गया है, सुरक्षा, चाहे वो संपत्ति की सुरक्षा हो, चाहे वो परिवार की सुरक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा हो। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं तो कौन आपका साथ देगा? कोई आपके साथ रहना पसंद करेगा? इसका एक एग्जाम्पल है, कितने लोगों का दोस्त यार में कोविड हुआ, डर से आप मिलने नहीं गए, मिलने गए नहीं ना गए, हम खुद नहीं गए। मेरा एक फ्रेंड है कोविड में डेथ कर गया, हम नहीं गए। आज भी हम लोग को अफसोस होता है नहीं मिलने गए। इवन
उसका जिस दिन फ्यूनरल था, जिस दिन उसका अंतिम दिन था, उस दिन में हम लोग को घर वाला जाने नहीं दिया कि तुम लोग को भी कोल्ड हो जाएगा, मत करो। सोच लीजिए, मतलब स्वस्थ इंसान को कहां से कहां ले जा सकता है और कहां से कहां अलग कर सकता है। सिंपल सा बात है, किसी घर में कोई बीमार होता है, अगर लव अफेक्शन नहीं है उसके साथ में, तो बीमार होने के बाद कितना खराब तरीके से ट्रीट होता है वो इंसान, है ट्रीट होता है कि नहीं होता है। और सबको आपको एग्जाम में डील करना है, जब जब पॉइंट लिखेंगे, जितना पॉइंट हम दिखा रहे हैं सारा पॉइंट अभी हम हिंदी में बता देंगे, सबको लिखना है। लास्ट होता है सेल्फ इक्वलाइजेशन, ठीक है। देख लीजिए, क्रिटिकल थिंकिंग, मॉरलिटी। हम एक मनुष्य से ये कभी भी मतलब उम्मीद नहीं कर सकते हैं जब तक उसकी वो तीनों स्टेप नहीं कंप्लीट होगी, और हम ये उम्मीद कर ले कि वो नरेंद्र मोदी जैसा पूरे मतलब भारत के बारे में सोचना स्टार्ट कर दे। सोचता है कोई क्या? क्योंकि नरेंद्र मोदी उस इक्वलाइजेशन को अभी तक प्राप्त कर लिए, तब वो भारत के बारे में सोच रहे हैं। नहीं तो आज सबसे पहले सब अपना सोचता है, बाद में किसी और का। इक्वलाइजेशन का मतलब ही होता है आत्म सिद्धि को प्राप्त करना, मतलब हम अब पूरे संसार, पूरा देश, पूरा मतलब नगर राज्य के बारे में सोचना स्टार्ट कर रहे हैं कि मेरा राज्य, मेरा समाज कैसे प्रगति करेगा, उन्नति करेगा, ठीक है ना। अभी मान के चलिए आप वो समाज में थोड़ा समय के लिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि किसी को खून का जरूरत है, इंसान कभी नहीं देगा, लेकिन जो आत्म सिद्धि प्राप्त करके रखा होगा, जिसमें सेल्फ इक्वलाइजेशन है, वो आराम से खून देगा, देता भी है वो, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ हम लिखे भी हैं, इट इज आवर रिस्पांसिबिलिटी एज एन एजुकेटर, मतलब शिक्षक होने के नाते हम लोगों को उस मतलब स्टूडेंट्स के सारे नीड्स को समझकर क्या करना है, मोटिवेट करना है और सिखाना है। जो आज के डेट में ऐसा होता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्लास में बच्चों को थोपा जाता है, थोपने का प्रयास किया जाता है, सिलेबस को कंप्लीट करने का प्रयास किया जाता है। खासकर जब आप प्राइवेट किसी इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, कोई भी स्कूल में जाएंगे, तो मैनेजमेंट का प्रेशर ही रहता है कि आपको सिलेबस जल्दी जल्दी कम। अभी गर्मी छुट्टी हो गया, गर्मी छुट्टी से पहले जो क्लासेस चले होंगे, जो टीचर्स पढ़ाए होंगे, वो टीचर कभी भी बच्चे को सिखाने या समझाने के लिए नहीं पढ़ाए, उनके दिमाग में चल रहा होगा कि गर्मी छुट्टी से पहले हमको सिलेबस को कवर अप करना है, क्योंकि बच्चे को होमवर्क और देना है, ठीक है। क्योंकि लोगों को रिपोर्ट बनाना पड़ता है, रिपोर्ट में तो सब इसीलिए आप लोगों को सिखाया जाता है। लिखे भी है, हाउ डू यू गोट अबाउट अचीविंग दिस 5 लेवल नीड्स इन योर क्लासरूम। ये 5 लेवल को प्राप्त करने के लिए आपको क्लासरूम में क्या क्या करना है, आप समझ लीजिए, देख लीजिए कैसे आप मोटिवेट करेंगे बच्चों को, ठीक है। नोट्स में जिसके पास पिरामिड बना हुआ है, ठीक है, नहीं पिरामिड बनाओ तो पिरामिड बना दो। ये क्लास जो छोड़े, बहुत लोग का क्लास छूटा है, फिर इसका डिस्क्राइब करेंगे। मास्लोस थ्योरी इन क्लासरूम, यही समझाने का कोशिश किया गया उस थ्योरी में कि क्लासरूम में क्या क्या है। पहला साइकोलॉजिकल नीड्स क्या होता है, बच्चे की साइकोलॉजिकल नीड्स होती है कंफर्टेबल जोन। क्लासरूम में पंखा नहीं दिए हैं, बेंच सही नहीं दिए हैं, बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है, पानी नहीं है, बच्चा का बेसिक नीड्स तो फुलफिल ही नहीं हो रहा है। सरकारी स्कूल में चले जाइए, बेसिक नीड्स फुलफिल होता है ना, बच्चा अपना अपना बोरा लेकर आता है बैठने के लिए, यही स्थिति है। सच बता रहे हम लोग, देखें अभी इतना गर्मी में कोई भी सरकारी स्कूल में पंखा होगा, फिर भी बच्चा क्लास कर रहा है, मतलब उसकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही है। तो एज ए टीचर हम लोगों का पहला प्राथमिकता क्या बनता है, प्रोवाइड ए कंफर्टेबल क्लासरूम। बेंच में बेंच हो गया, डेस्क हो गया, प्रॉपर आपको ब्लैक बोर्ड हो गया। अभी ये जो हमारे जमाने में भी हमको नहीं लगता है चलता होगा, हमको लगता है 20 साल पहले काला कलर वाला पेंट वाला चलता था ब्लैक बोर्ड, आजकल स्मार्ट बोर्ड चलता है, स्मार्ट बोर्ड होता है। और सरकार कितना प्राउडली इस चीज को बोलता है कि हम स्कूल को स्मार्ट बना दे रहे हैं। एक स्कूल को स्मार्ट बनाने से होता है, जितने भी सरकारी स्कूल हैं, उस सरकारी स्कूल में जो भी बच्चे की नीड्स होती है, बेसिक नीड्स, बैठने के लिए आपको कंफर्टेबल बेंच, डेस्क, ब्लैक बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड रूम, लैब, ठीक है ना, कंप्यूटर लैब, खेलने के लिए इक्विपमेंट्स, गेम स्पोर्ट्स रूम, ठीक है ना, ये सारे व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि एक बच्चा अपने 24 घंटा में 8 घंटा स्कूल में व्यतीत करता है, 8 घंटा, समझ रहे हैं बात को। जब बच्चा की साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाती है, तो वो अपने आप को सेफ्टी और सिक्योरिटी का
महसूस करता हूँ। जैसे बात है कोविड है, लड़का लड़की दोनों पढ़ते हैं, बहुत तरह के बात होती है कि आप बच्चे को कैसा सेफ्टी एटमॉस्फेयर देंगे। कभी भी हिल स्टेशन में स्कूल नहीं बनाया जाता, कभी भी याद रखें स्कूल का बिल्डिंग कभी भी बहुत बड़ा नहीं होता है, 2 या 3 फ्लोर का, कभी भी आप 5 तल्ला 6 तल्ला का बिल्डिंग नहीं देखे होंगे। ठीक है। दूसरा नंबर, हमेशा स्कूल जो है वो अल्फाबेटिक लेटर में बनाने का निर्देश दिया गया है। अल्फाबेटिक लेटर के बारे में पहले भी डिस्कस किए थे कि कभी भी कोई भी देखे अभी लो मार्कर लो जी, इसका यूट्यूब पे मेरा क्लास डाला हुआ है, ये एक बार हम डाल चुके हैं यूट्यूब। दो 2009 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधित हुआ था, पता है 1986 के बाद। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी सबसे पहले, उसके बाद उसमें संशोधन हुआ 2009 में। और 2009 में संशोधन जब हुआ उस समय जिस समय 2009 में संशोधन हुआ उस समय एक कॉन्सेप्ट आया और उसको हम लोग बोलते हैं कि एक स्कूल जो होता है वो वृक्ष के समान होता है और उस वृक्ष के अलग अलग टहनी बताए गए हैं। अलग अलग टहनी में सबसे पहले स्कूल बिल्डिंग्स आता है, करिकुलम आता है, सिलेबस आता है, प्लेग्राउंड्स आते हैं, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, टीचर्स आते हैं, पेरेंट्स आता है। अगर इस टहनी में किसी एक भी ब्रांच को खत्म कर दिया जाए तो स्कूल अव्यवस्थित हो सकता है। क्लियर है। इसी के तहत बोला गया कि स्कूल का बिल्डिंग जो स्कूल का बिल्डिंग होगा वो हमेशा अल्फाबेटिक लेटर में बनेगा, जैसे कि अगर ड्रोन को लगाया जाए तो पूरा ई दिखेगा बिल्डिंग। अब अगर आप कहीं भी अपना स्टाफ रूम सेट कर लीजिए, कहीं भी लैब सेट कर लीजिए, कहीं भी क्लासरूम बना लीजिए, कहीं कैमरा लगाने की जरूरत नहीं है। एक दूसरे का खिड़की ऐसा कनेक्ट रहता है कि सब कुछ दिखेगा कि बच्चा कहाँ घूम रहा है। दिखेगा कि नहीं दिखेगा? हाँ, हम लोग का स्कूल का जो वॉशरूम होता था 1 किलोमीटर दूर, हम लोग खुद करते थे। जब केवी में पढ़ते थे, जिसका क्लास नहीं समझ में आता था आधा घंटा बाद आता था जब क्लास खत्म हो जाता था। खासकर इंग्लिश क्लास में बहुत बंक मारते थे और फादर मेरे इंग्लिश के टीचर हैं, सोच और इंग्लिश क्लास बंक मारते थे। जस्ट एग्जाम्पल। तो अगर इस सेम का अगर स्कूल बिल्डिंग बन रहा है तो बच्चा कहाँ से स्किप करेगा? स्किप करेगा है? करेगा कहीं से? अगर बच्चा ग्राउंड में है तो आपको दिखेगा कि बच्चा मेरा ग्राउंड में है। अगर कोई वॉशरूम भी बना हुआ है इसमें किसी भी रो में तो वॉशरूम गया तो भी आपको दिख रहा है। पार्किंग एरिया में है तो पार्किंग एरिया में इसका मतलब है कि वहाँ गेट है। बहुत सारे लोग क्या करते थे, स्कूल का गेट पहुंच कर वापस भाग जाते थे। बहुत सारा बच्चा लोग ऐसा दिखाने के लिए गार्जियन को ड्रॉप किए गेट के बाहर। जब गार्जियन चल गया भाग गया बच्चा स्कूल का गेट से। तो ये रीजन है अल्फाबेटिक लेटर। ये क्या है? बच्चे की सिक्योरिटी पर्पस से भी बनाए जाते हैं, सुरक्षा की दृष्टिकोण से भी बनाया जाता है कि बच्चे नजर में रहे। ठीक है। ए है, ई है, एफ है, कुछ ही लेटर को दिया गया है, यू है। क्रिएटिंग ए सेफ लर्निंग, एक मूवी आई थी मैं हूं ना, शाहरुख खान की। उसमें आतंकवादी को बना दिया जाता है टीचर, बना दिया जाता है। जस्ट एग्जांपल है। तो इसीलिए जब अपॉइंटमेंट होता है तो आपसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाता है कि आप किसी आपराधिक कार्य में तो इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि आप बच्चे को डील करने जा रहे हैं।
आपसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगेगा और वो भी आपको थाना से लिखवा कर देना होगा कैरेक्टर अपना, समझ रहे बात? ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्रिएट ए कंफर्टेबल एंड सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट। कोई टीचर में एक आदत होता है बच्चों को पिंच करने का, बच्चों को मारने का, छड़ी दिखाने का, ये सेफ लर्निंग नहीं। बच्चा असुरक्षा महसूस कर रहा है आपसे, आप इसको कभी भी नहीं सिखा सकते, कभी नहीं। अंगुली दिखाना, आंख दिखाना, ये अलग चीज होता है, ये मोटिवेशन के पार्ट्स हैं, ठीक है। लेकिन किसी को छड़ी से मारना, पिंच करना, कान पकड़ना, नील डाउन कराना, ग्राउंड में दौड़वाना, ये सब क्या है, असुरक्षा। और आप उधर चाइल्ड ग्रोइंग अप में पढ़ भी रहे हैं कि बाल अवस्था काल और किशोर अवस्था काल में अगर ये सब कराए तो उसके सेल्फ रेस्पेक्ट को क्या पहुंचेगा, या तो वो आपका एनिमी बनेगा या तो स्कूल उसकी एनिमी बन जाएगी, समझ रहे हैं? जितना आप फ्रेंडली उसके साथ रहेंगे, फ्रेंडली रहने का भी एक तरीका होता है कि आपको उसके साथ में एक अपना मेंटेन करके रखना। कुछ टीचर इतना ज्यादा घुल मिल जाते हैं स्टूडेंट्स के साथ में कि कल के डेट में बाद में वो दिक्कत होने लगता है उस टीचर्स को, समझ रहे बात को? और खासकर जितने भी बॉयज टीचर बनते हैं 9th 10th 11th 12th लड़कियों को डील करेंगे, ऐसा नहीं कि दिल आज है, ऐसे 11th 12th की लड़की बड़ा सुंदर सुंदर होती है, देखो फैक्ट बात है, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं। इंसान है, इंसान से ही गलती होता है, मनुष्य ही गलती करता है, जानवर कभी भी गलती नहीं करता है, इतना याद रखना। जानवर से कभी गलती नहीं होता, होता है कभी गलती? ट्रेंड कोई कुत्ता को रखो घर में, गलती करता है वो कभी? नहीं करता है, इंसान ही गलती करता है। तो ये जो चीजें हैं आपको बताया जा रहा है कि आपको हमेशा सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट क्लासरूम में रखना है, तो रखना है। अब सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट में सिर्फ ये नहीं होता है कि आप उसको फिजिकली टच नहीं कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छा नॉलेजेबल टीचर होना है अपने सब्जेक्ट में। क्लास का एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करके रखना है कि हमेशा आपका बच्चा आपसे एक अलग अट्रैक्शन बना के रखे। 40 मिनट की क्लास में उसका नजर आपसे बिल्कुल ना हटे, उसके लिए क्या करना होगा, क्रिएटिव सोच निकालने होंगे पढ़ाने के लिए। इसीलिए आप लोगों को बोला जाता है लेसन प्लान बनाने के लिए, इसीलिए बोला जाता है TLM बनाने के लिए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाने के लिए, इसीलिए बोला जाता है अलग अलग मेथड यूज करने के लिए, क्योंकि आपका क्लास क्या हो, इनोग्रेशन हो, क्लास में इनोग्रेटिव सोच विचार निकले, समझ रहे बात को? बोला जाता है कि टीचर जो होता है बहुत अच्छा, जो शिक्षक होता है वो कभी भी ना किताब से नहीं पढ़ाता है, दिल और दिमाग से पढ़ाता है। जो शिक्षक दिल और दिमाग से पढ़ाते हैं बहुत महान शिक्षक होते हैं, और बहुत कम शिक्षकों के पास में दिल और दिमाग यूज होता है, हमेशा वो किताब को यूज करना पसंद करते हैं। आप हिस्ट्री के टीचर बनने जा रहे हैं, ग्रेजुएशन में 3 साल पढ़े, मास्टर में 2 साल पढ़े, और अब आपको किताब की आवश्यकता पड़ रही है। हम गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? आप फिजिक्स पढ़े अपने ग्रेजुएशन में 3 साल, एक एक चीज उसका पूरा पाठ पूर्जा, एक एक छोटा छोटा टॉपिक मास्टर्स में पढ़े 2 साल, उस पर मास्टरी आप स्पेशलाइजेशन किए हैं, और आप अब 9th और 10th की फिजिक्स को पढ़ाने के लिए किताब यूज कर रहे हैं। कहीं तुक बनता है? कहीं तुक बनता है? उसका मतलब है कि आप अपने मास्टरी और ग्रेजुएशन के समय सही तरीके से नहीं पढ़े, यही सवाल खड़ा होता है। अब एक इंग्लिश का टीचर है, इंग्लिश ग्रामर को पढ़ाने के लिए ग्रामर बुक यूज करती है, सही सुनाई देता है? टेंस पढ़ा रहे हैं और टेंस पढ़ाने के लिए क्या ग्रामर बुक आप यूज कर रहे हैं, तो क्या आप सेफ्टी लर्निंग दे रहे हैं बच्चों को? नहीं दे रहे हैं। वो अपने आप में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उसको ऐसा लग रहा है कि टीचर तो वो किताब से बता रही है, जब किताब ही से पढ़ना है तो हम क्यों इन टीचर से पढ़ेंगे, मेरे पास भी तो ग्रामर बुक है। तीसरा नंबर का स्टेप है सोशल नीड्स। सोशल नीड्स में सबसे पहले कोई चीज आती है तो वो आता है स्कूल का मोरालिटी, आदर्श। विद्यालय का आदर्श किसके ऊपर निर्भर करता है? विद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों पर, जैसे अलग अलग रिलीजन से संबंधित जितने भी पर्व त्योहार होते हैं उसको मनाना चाहिए, पहला। दूसरा नंबर, जब पेरेंट टीचर्स मीटिंग होता है तो हमेशा हरास वर्ड यूज नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि टीचर कौन होती है, मेरे मम्मी और पापा को बोलने वाले, काहे क्यों बोली। तीसरा, समाज से संबंधित जितने भी सोशल वर्क होते हैं उसमें बच्चे को इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि उसको मतलब सोशली बनाया जा सके।
अगर लास्ट मोमेंट में देखा जाए तो स्कूल से निकलने का बच्चा तो सोसाइटी में ही जाता है, और सोसाइटी में जाने के बाद सभी वो काम तो करता है, सोशली तो वो सारा काम तो करता है ना जी। सेल्फ स्टीम, प्रोवाइडिंग ए फीडबैक, जब कोई बच्चा टॉप करता है तो सेलिब्रेशन करना चाहिए, वाहवाही करना चाहिए। इतनी भी वाहवाही नहीं करना नहीं चाहिए कि पता चला कि सेकंड सेमेस्टर या सेकंड ईयर में फेल हो गया उसी से, नहीं समझे। मोटिवेशन में पढ़ाया है, मोटिवेशन में पढ़ाया है वो है रिफोर्समेंट। बच्चे को रिफोर्समेंट कब करना है? जब जरूरत है। आप किसी बच्चे की निंदा कर रहे हैं तो उसकी प्रशंसा भी करना है, और निंदा हमेशा समूह में करना, और निंदा करने के लिए हमेशा कुछ ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करना है जो उसके दिल को आघात पहुंचता हो। तुमसे कुछ नहीं हो सकता, तुम बेकाब के आदमी, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। टीचर का ये सब नेचुरल वर्ड यूज होता है। जब हमको चुल्लू भर पानी में डूब के मर ही जाना है तो आप फिर किस काम के हैं? उससे अच्छा है कि चुल्लू भर पानी में डूब जाए हम, हैं? यही सबका ट्रेनिंग दिया जाता है, यही सबकी ट्रेनिंग की जरूरत है, ठीक है। और लास्ट होता है प्रोवाइडिंग चैलेंजेस, आत्मसिद्धि को प्राप्त करना। जब बच्चा 10वीं प्राप्त करके 10वीं का रिजल्ट लेके आपके स्कूल से निकलता है तो वो चैलेंज को लेता है, क्या? हायर एजुकेशन में जंप करने के लिए। आज के डेट में जो बच्चा साइंस में कमजोर होगा, क्या वो मेडिकल के लाइन में चैलेंजेस को ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। माँ बाप का इधर से प्रेशर है कि बेटा तुमको तो नीट क्वालिफाई कर जाना है, एनी हाउ, लेकिन स्कूल में वो इन्वायरमेंट नहीं दिया गया है, कहाँ से बच्चा नीट क्वालिफाई करेगा? वैसे ही बच्चे क्या करते हैं? सुसाइड कमिट करते हैं, वैसे ही बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, वैसे ही बच्चे माँ बाप से दूर हो जाते हैं। किशोरावस्था की अवस्था रहती है एज, उस समय ऐसे भी माइंड काम तो करता नहीं, इसीलिए ये स्टेप्स बताए हैं। आप भी टीचर बनने जा रहे हैं, पहले बच्चों की साइकोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल करिए आप, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ना कि स्कूल मैनेजमेंट की बनती है। स्कूल मैनेजमेंट कुछ नहीं करता, आपको एक बिल्डिंग दे देता है, आपको एक इन्वायरमेंट दे देता है, चलाना आपको। प्रिंसिपल भी कुछ नहीं करता है, क्योंकि प्रिंसिपल सिटिंग चेयर में खाली बैठा रहता है, साइनिंग ऑपरेटिव होता है, सारा काम टीचरों को करना पड़ता है, एक एक काम। बच्चे का क्लास में प्रॉपर बेंच लगा हुआ है, फैन है कि नहीं है, ये सब आपकी काम, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसीलिए तो आपको क्लास टीचर भी बनाया जाता है। समझ रहे बात? तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उठाना होगा, किसी भी आप स्कूल में रहे, चाहे वो निजी स्कूल में रहे, चाहे वो सरकारी, और सरकारी स्कूल में तो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना। आप रिस्पॉन्सिबल है डीओ से मिलने के लिए, डीएससी से मिलने के लिए, आप लेटर लेकर जाइए, बोलिए मेरे स्कूल में ये समस्या है, सॉर्ट आउट नहीं होता तो आप ऊपर में बात करिए, सेंट्रल लेवल पर फोन घुमाइए, मेल करिए। MIS सिस्टम बताए हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बताए थे कि वो प्रधानमंत्री के ऑफिस से डायरेक्ट कनेक्टेड है, उसका मेल हम आप लोग को भेज देंगे, आप मेल करिएगा, तुरंत प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा आपका। समझ आएगा बात को? दूसरा नंबर सेफ्टी। आप देख लीजिए कि आप बच्चे को सुरक्षा कैसा देना पसंद करते हैं। कुछ दिन पहले रांची में कांड हुआ, सफायर इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में एक बच्चा का मर्डर हुआ था, पता है? किस कारण से हुआ था पता है? मेल टीचर और फीमेल टीचर के बीच में अफेयर था, कुछ अनवांटेड चीज बच्चा देख लिया तो उसको बचाने और छुपाने के लिए मर्डर किया गया। हम क्लास में हमेशा ये चीज बोलते हैं कि आप अपने पर्सनल लाइफ को कभी भी स्कूल के इन्वायरमेंट में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। पति से झगड़ा हुआ है, बच्चा पर आप अपना गुस्सा उतारेंगे, गलत बात, गलत बात। और ऐसे भी महिलाओं का दिमाग जो है उसको अनदर वर्ल्ड में लीजिएगा, 24 घंटा काली का रूप लिया हुआ रहता है, अस्थिर नहीं रहता है। समझ रहे बात? ये सच बात है। जितना कंफर्टेबल और नॉर्मल एक मेल रह सकता है, लड़कियां कभी नहीं रह सकती, कभी नहीं। रीजन है इसके पीछे बहुत सारे काम होते हैं, और उन लोगों का शारीरिक बनावट भी भगवान ऐसा बनाया है कि चिड़चिड़ापन होना एक स्वाभाविक बात, नेचुरल। और आज के डेट में ज्यादा बीएड करने वाली की संख्या लड़कियों का है, लड़कों का कम। देख लीजिए आप,
पहले लड़कों की संख्या ज्यादा हुआ करती है, पता नहीं ऐसा क्या ट्रेंड चल रहा है कि लड़की 4-5 ही। अगर एक स्कूल में 7 महिलाएं हैं तो एक फीमेल टीचर है, बताओ उसको कितना खराब लगता हो। नहीं ऐसा नहीं क्या, अरे हर कोई अगर इंजीनियर और डॉक्टर ही बनेगा तो टीचर कौन बनेगा? टीचर कौन बनेगा? हमको ये नहीं समझ में आता है। तो अभी हम पढ़ा रहे, मोटिवेट कर रहे, तब ऐसा सोच और गोली निकल रहा है। याद करो जब एडमिशन आ रहा है तो कितने लोगों का माथा दर्द हो रहा हो, पता नहीं कहाँ है बीएड आ रहे हैं, क्यों एडमिशन ले रहे हैं। इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखना है साइकोलॉजिकल टर्म में, ये सेफ्टी और सिक्योरिटी में सबसे पहला बात आपको मेंटेन करना है अपना पर्सनल लाइफ, ठीक है। और ये सब एग्जाम में लिखा जाता है, सब चीज हम सिर्फ छोटा छोटा वर्ड यूज किए, मेंटेन ए सेफ एटमॉस्फेयर, वो आप सब लिखेंगे। शिक्षक होने के नाते एक शिक्षक की अपनी क्या बनती है, भूमिका बनती है, फर्ज बनता है कि वो अपने निजी जीवन और अपने प्रोफेशनल व्यवसायिक जीवन के बीच में कभी भी मिक्सअप ना करे, समन्वय कोऑर्डिनेशन बनाकर चले, है ना। आपको बता दें टीचिंग प्रोफेशन में कभी भी इमोशन चीज नहीं आना चाहिए क्लासरूम में। इमोशन मतलब समझते हैं, शिक्षक में कभी इमोशन नहीं हो सकता है। जिस दिन आप इमोशनल हो गए बच्चे को कभी डील नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि बार बार वो इमोशनल चीज आपको रोकेगा। इमोशन कभी नहीं हो सकता है, हमेशा टीचर कड़वाहट होते हैं, क्योंकि रीजन होता है कि बच्चे को हैमरिंग करना पड़ता है। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल, लोहा को मारने के लिए हथौड़ा की जगह में कोई लकड़ी यूज किया जाए तो लोहा कभी शेप लेगा? तो आप हथौड़ा है, लकड़ी बनने का क्या जरूरत है? बच्चा को हथौड़ा से मारना, लकड़ी से कभी नहीं, तभी वो शेप लेगा अपने जिंदगी में, नहीं तो कभी जीवन में नहीं लेगा। अगर मान के चलो एक लोहार है और लोहा को चाहता है आकार देना और हर दिन वो लकड़ी से उसको मारता है, कभी जिंदगी में आकार बन पाएगा? आप हर दिन बच्चे के साथ इमोशनली जुड़ रहे हैं, आप हर दिन उसके साथ बहुत प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, बच्चे तो आपसे डरना छोड़ देंगे। पता चला कल की डेट में आप ही के साथ घूम फिर रहे हैं मंदिर में, ऐसा होता है? देखा भी है? ऐसा होता है कि नहीं होता है? अरे होता तो हाँ बोले, उसमें सवा क्या है? होता है सर। इतना अपने पर्सनालिटी को डेवलप कर लो कि अगर कैंपस में कोई जगह भी खड़े होना तो बच्चा तुमको देख के डर से भागे। घंटा और आंख दिखाने की जरूरत नहीं, वो पर्सनालिटी में वैसा होना चाहिए कि तुमको देखे और बच्चा फट से क्लास में घुस गया। और वो पर्सनालिटी अचानक से कभी नहीं आता, धीरे धीरे डेवलप होता है, धीरे धीरे। सोशल नीड्स हमेशा याद रखिएगा, आप किसी भी कम्युनिटी, किसी भी रिलीजियस से बिलोंग करते हैं, आपको सभी धर्म को समान बराबर मानकर सभी धर्म का सम्मान करने बच्चों को सिखाना है, ठीक है। पहला। दूसरा नंबर, बच्चे में कोऑपरेटिव भावना डेवलप करना। कोऑपरेशन कहां से आएगा? जब तक आप उसके लिए कोऑपरेटिव नहीं हो। कोई बच्चा आपके स्टाफ रूम में आता और रिक्वेस्ट करता है, मैडम हमको ये वाला मैथ नहीं समझ में आ रहा, आप क्या उसको जवाब देते हैं? क्लासरूम में आपको बताएंगे जब आप फ्री बैठे होंगे और इधर आप फोन में व्हाट्सएप में अपना काम करें। ऐसा होता है? होता है कि नहीं? होता है। कोई बच्चा आपके पास बहुत प्यार से है, डर के पूछी कि नहीं, चलिए थोड़ा सा वो अपना डर खत्म करके पूछ भी लिया कि हमको ये वाला मैथ आपको क्लास में बताया तो ये नहीं समझ में आ रहा है, तो बता दीजिए। आप उधर अपना व्हाट्सएप फेसबुक में बिजी होने का कारण उसको क्या बोलते हैं? क्लास में जाओ हम बता देंगे। होता है ऐसा? होता है। इसलिए हमेशा सामाजिक चीजों को लेकर चलना है। आदर्श गुण जो होते हैं वो छोटे बच्चों से स्टार्ट होता है। कभी भी आप किशोर अवस्था के बच्चे में तुरंत मॉरलिटी नहीं डाल सकते। मॉरलिटी की शुरुआत ही बाल अवस्था से होती है, ये तो साइकोलॉजिकली आपको भी पता है। अचानक से मॉरलिटी कभी भी नहीं हो सकता है। आत्म सिद्धि के अंदर 2-3 चीज है। अलमुनी मीट सिर्फ कॉलेज मनाते हैं, स्कूल क्यों नहीं? अलमुनी मीट हमेशा अलमुनी मीट 5 साल में स्कूल को मनाना चाहिए और वो सारे बच्चों को इनवाइट करना चाहिए जो उस स्कूल के टॉपर्स रहे हैं और अच्छा प्रदर्शन करते हैं, ताकि बाकी बच्चे भी मोटिवेट हो सके। प्राइवेट संस्थान है,
मैनेजमेंट खुद ही चीफ गेस्ट बन जाता है। पत्नी बच्चा सब चीफ गेस्ट बना हुआ है। यही देखो ना यार हमारे संस्थान में है, जब कोई फंक्शन होता है तो डेलीगेट्स को बुलाना चाहिए, और ऐसे डेलीगेट्स जो शिक्षा से संबंधित रखते हैं, उनकी कुछ महान कार्य प्रसिद्ध हो, ताकि उस बच्चे से कुछ रिवार्ड दिया जाए, तो बाकी बच्चा देख के क्या हो, मोटिवेट हो कि भैया हमको भी क्या करना है, मोटिवेशन के साथ उससे प्राइज लेना है। समझ रहे हैं? एक छोटे बच्चों को, एक छोटा बच्चा जो 8 क्लास में, वो तो कभी सीएम को लाइव को देखता नहीं होगा, हमेशा टीवी में या न्यूज में देखता होगा। अचानक से उसको सीएम से प्राइज मिल जाएगा, बाकी जो क्लास के बच्चे अगला दिन से ना रात दिन एक कर देंगे, लेकिन ना ये करना है। सेल्फ स्टीम का मतलब यही होता है, आत्मसिद्धि। ठीक है, अगर नॉर्मल मोटिवेशन को रखा जाए, अगर नॉर्मल तरीके से मोटिवेशन को रखा जाए और इस सिद्धांत को फॉलो अप किया जाए, और इसमें अगर शिक्षा शब्द को हटा दिया जाए या लर्निंग शब्द को हटा दिया जाए, तो मनुष्य की सबसे पहले नीड्स होती है साइकोलॉजिकल नीड्स, जो हम पहले भी बताए, उसको बस हम क्या किए एजुकेशन में, क्या किए हैं, इंप्लीमेंट किए। थोड़ा सा नोट्स में अब हम चेंजमेंट ला रहे हैं, इसको बना लो, थोड़ा सा नोट्स में चेंजमेंट है।